हेलो बच्चों, आरटीए क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। बहुविकल्पी प्रश्न आपको सभी बता दिए गए हैं। आज हम अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी, ये तीनों टाइप के प्रश्न को लेकर के आए हैं। देखिए, लक्ष्य 9 अप्रैल आखिरी रात जो है, यानी आज की रात आखिरी है आपके लिए। अगर आप इस प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं तो 100% 70 में 70 फुल मिलिएगा आपको। यानी यही प्रश्न आपका कल 9 अप्रैल को बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, आज का मेरा अति लघु उत्तरी का पहला प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, अथवा जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। दूसरा है, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। तीसरा है, 1871 में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया। चौथा है, 1815 ईस्वी के बाद के वर्षों के दौरान यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। पांचवा है आपका, 1832 ईस्वी की संधि का नाम बताइए जिसमें यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो ये देखिए, ये प्रश्न जो है, हम आपको जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय नामक पाठ है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से इसको बताए थे, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा जरूर एक बार। अगला है मेरा 6वां प्रश्न कि इटली का एकीकरण कब हुआ था। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। तो देखिए, जो जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वह गैरीबाल्डी का था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया, यानी जो गांधी जी थे वह असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिए, ये बता कर रहा है। तो आपको बताए थे कि जो गांधी जी हैं वे चौरी चौरा कांड के वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया है। अगला मेरा प्रश्न है 10वां, 3 राज्यों का नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न जब हम आपको बता रहे थे तो उस वीडियो में आपको बताए थे कि काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है और उसमें जो मुख्य फसल है वह कौन सी फसल उगाई जाती है। तो देखिए, जो काली मृदा है वह आपका महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इन जगहों पे पाई जाती है और इसकी जो मुख्य फसल है वह कपास है। तो अब अगला प्रश्न है, भारत के 4 रबी और 4 खरीफ फसलों के नाम बताइए। तो ये भी हम आपको बहुविकल्पी प्रश्न जब बता रहे थे तो उसमें आपको हम बता दिए थे कि जो रबी है और खरीफ की फसल है वह कौन सी, रबी की फसल कब बोई जाती है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, और इसकी जो मुख्य फसल है उसको भी बताए थे आपको। तो उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। 12वां है, रोपड़ कृषि की विशेषताएं बताइए। तो ये वाला प्रश्न भी हम आपको बहुविकल्पी प्रश्न में बताए हैं। रोपड़ कृषि के विषय में बहुत अच्छी तरह से हम आपको बताए हैं रोपड़ कृषि क्या होता है। तो आप वीडियो आप देख लीजिएगा, ये दोनों प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है मेरा कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। ये जो अर्थशास्त्र का विकास नामक पाठ है उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, उसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, समवर्ती सूची क्या है। समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। देखिए, ये जो 14वां प्रश्न है, समवर्ती सूची क्या है, समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, ये संघवाद का पाठ आपको पढ़ाए थे, उसमें समवर्ती सूची के विषय और समवर्ती सूची क्या होता है उसको आपको बताए थे। देखिए, समवर्ती सूची वो होता है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाने की काम करती है, उसको समवर्ती सूची कहा जाता है। 15वां नंबर का क्वेश्चन है मेरा, बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। 16वां है, ऑटो वन बिस्मार्क के जर्मनी का एकीकरण जनक क्यों कहा जाता है, 2 उदाहरण दीजिए। 17वां है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए।
18वां है लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है। 19 नंबर का है प्रश्न, लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए। अब देखिए ये 19 प्रश्न हमारा अति लघु उत्तरी का था। अब आता है आपका लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी में पहला प्रश्न है जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए। दूसरा है मैथ्सेनी ने किस प्रकार महसूस किया कि स्वतंत्रता संघर्ष में राष्ट्र राज्यों का निर्माण एक आवश्यक कदम है, व्याख्या कीजिए। यानी इसकी व्याख्या करना है। 13वां क्वेश्चन है 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। 14 नंबर का क्वेश्चन है मरियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। 5वां है रॉलेट एक्ट क्या था, गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया। तो देखिए रॉलेट एक्ट के विषय में भी हम आपको बता चुके हैं। वैसे देखिए रॉलेट एक्ट जो है यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया एक कानून था, जिसमें ये था कि अगर किसी को भी क्रांतिकारी होने का शक है तो उसको बिना मुकदमा चलाए 2 साल की सज़ा दी जा सकती है, केवल शक के आधार पर। तो ये था, तो गांधी जी ने इसका विरोध किस प्रकार से किया है ये आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा, क्योंकि इसको हम पढ़ा चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आता है 6वें नंबर का, मुद्रण संस्कृति क्या है, इसमें चीन की क्या भूमिका है। 7वां है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो देखिए जो महात्मा गांधी थे वो कौन कौन से आंदोलन चलाए थे, उनके आंदोलनों के विषय में लिखना है। कई आंदोलन चलाए थे और सभी आंदोलनों को हम आपको बताए भी थे। 8वां है भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए अथवा लोकतांत्रिक व्यवस्था के 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। 9वां प्रश्न है सतत पोषणीय विकास क्या है, चर्चा कीजिए। तो ये भी हम आपको अर्थशास्त्र से क्वेश्चन है, ये भी बताए थे। हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है अथवा खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो खनिज होते हैं, खनिज वाला पाठ भी हम आपको बताए थे ऑफलाइन में, तो उससे रिलेटेड प्रश्न है। तो खनिज का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं उस पर एक टिप्पणी लिखना है। इसको आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न अब आता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पहले प्रश्न को देखते हैं। इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदान का वर्णन कीजिए अथवा इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। अथवा इसी में है इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। देखिए ये जो प्रश्न है, इन तीनों प्रश्न जो अथवा करके दिया है, इन तीनों प्रश्न का उत्तर जो होगा वह एक ही रहेगा। अगर इन तीनों में से कोई एक प्रश्न आ जाता है तो आप इसको जरूर लिखिएगा। तीनों प्रश्न का उत्तर जो होगा वह सेम होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की समीक्षा कीजिए। यानी जो यूरोप है उस यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था, इसको लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, यह क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए जो सत्ता की साझेदारी है ये वाला पाठ आपको हम पढ़ाए थे, यह क्यों आवश्यक है और इसके 2 कारण लिखना है कि आखिर इसके मतलब जो 2 कारण है सत्ता की साझेदारी, यानी सत्ता की साझेदारी करना क्यों जरूरी है, इस 2 कारणों को लिखना है। तो देखिए सत्ता की साझेदारी का अर्थ ये हुआ कि सत्ता का बंटवारा, सत्ता का बंटवारा, इसको सत्ता की साझेदारी नामक पाठ में हम आपको पढ़ाए थे। तो सत्ता का साझेदारी जो है, सत्ता की साझेदारी उस वाले पाठ से ये प्रश्न है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। वैसे सत्ता की साझेदारी जो है यह सत्ता का बंटवारा ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। अगला प्रश्न है देखिए
चौथा नंबर, फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। पांचवा प्रश्न है, भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध का उल्लेख कीजिए। यानी जो अपना भारत है, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, अपने पड़ोसी देशों के साथ किस तरह से संबंध है और किस तरीके से अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध रखना चाहिए, इसको आपको लिखना है। तो ये भी आपको पढ़ा दिए थे, ये बुक में देख लीजिएगा। ये जितने भी प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न जो है आप देखिए, जितने भी ये प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न आपको पढ़ाए गए प्रश्न हैं। कुछ ही ऐसा होगा जो समय अभाव की वजह से हम इसको नहीं पढ़ा पाए और ना ही इसकी वीडियो डाल पाए। तो मैं आपको एक दिन पहले इसलिए ये डाल दिया कि थोड़ा सा आप इन प्रश्नों पे फोकस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो भी प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षा में हर हाल आना है तो आना है। देखिए, अब अगला प्रश्न है जो 60वें नंबर का, ये कह रहा है कि भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए। यानी जो भारत में औद्योगिक विकास हुआ है उसका चार उल्लेख करना है, यानी चार उसके विशेषताओं का उल्लेख करना है। 7वां प्रश्न है, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, भारत के जो नागरिक हैं, हम सभी लोगों को मौलिक अधिकार मिला हुआ है, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इन दोनों यानी मौलिक अधिकार जो हमको मिला है और जो नीति निर्देशक तत्व जो राज्य के लिए बनाए गए हैं, उनमें क्या अंतर है, इसको स्पष्ट करना है। अगला है 8वां प्रश्न, गैरिबाल्डी कौन था, वह इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। इस प्रश्न पर भी आप फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मानव सूचकांक क्या है, मानव विकास को नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, उपभोक्ता की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का वर्णन कीजिए। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो था ये 1986 में पारित किया गया था। इस प्रश्न का भी उत्तर आपको हमारे जो बहुविकल्पी वाला प्रश्न वीडियो आपको बताए हैं आपको बहुविकल्पी वाला वीडियो जो मेरा है उसमें है, ये इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित चर्चा हमने उसमें किया है, तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए, अथवा भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखिए। यानी अपने भारत में जो लौह अयस्क है, वह लौह अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है, निकाला जाता है लौह अयस्क, तो उसके वितरण को लिखना है। अथवा इसमें करके या ये भी पूछ सकता है कि भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखिए। यानी लौह अयस्क का उत्पादन अपने भारत में कहाँ कहाँ होता है उसको लिखना है। तो दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही होगा। दोनों में से अगर कोई प्रश्न आता है तो आप जरूर लिखिएगा। अगला यानी 12वां और लास्ट प्रश्न है इस दीर्घ उत्तरी का कि नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। देखिए, ये भी हम आपको पढ़ाए थे नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कि नेपोलियन ने क्या किया था। तो देखिए, नेपोलियन ने धार्मिक संबंधी और सामाजिक आर्थिक इन सभी से रिलेटेड सुधार किया है, कानून को बनाया है। और देखिए, जो भी प्रजा के कुछ हित के लिए कार्य इन्होंने किया है उसको यानी नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। यानी जिसमें ये अपने सभी कानूनों को बताया है, धार्मिक संबंधित और सामाजिक आर्थिक से संबंधित, उन सभी को नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। यानी इसकी जो कानून है
उस कानून को नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ये भी जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए इस प्रकार से मेरा तीनों टाइप्स के जो प्रश्न है वो समाप्त हुए। और देखिए जो आपको हम ये सभी प्रश्न बताए हैं, ये सभी प्रश्न आपके लिए कल 9 अप्रैल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन प्रश्नों को जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। कल आने वाला ही प्रश्न समझ लीजिए ये है, क्योंकि जो ये मैंने प्रश्न बनाया है यह प्रीवियस ईयर्स के 5-6 साल के प्रीवियस पेपर को लेकर के और ऐसे प्रश्नों का समावेश किए हैं कि जो प्रश्न अधिकतर पूछे गए हैं, जो प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों का इसमें समावेश है। इसलिए हम आपसे चाहेंगे कि इस प्रश्न को जरूर देख लीजिएगा एक बार। इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे RTA क्लासेज पे और हमारे इस RTA क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो अपलोड करें तो वह वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो इसलिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगामी जो कल 9 अप्रैल को आपकी जो बोर्ड परीक्षा होना है, उसके लिए हम अपने पूरे RTA क्लासेज के परिवार की तरफ से आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और ये समझिए कि हमारे इस RTA क्लासेज के पूरे परिवार की तरफ से ये आपके लिए एक आशीर्वाद है, एक शुभकामना है। अच्छे से अच्छे अंक हासिल कीजिए और अपने स्कूल, अपने गुरुजन, अपने माता पिता और अपना नाम रोशन कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद हमारे इस RTA क्लासेज में बने रहने के लिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद।